एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट another 50 most expected questions on teaching aptitude under the course 1000 MEQs, राइट। सो 1000 MEQs का ये क्लास 2 है, क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप अपनी कंप्यूटर साइंस की एग्जामिनेशन लाइक UGC नेट, गेट, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। साथ ही यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके लिए 50 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, कि आप इन क्वेश्चन को खुद अगर आंसर कर रहे होते विदाउट आंसर देखे तो आपका क्या ऑप्शन होता। तो अपने पास एक पेन और पेपर ज़रूर रखें, वहाँ पर आप 50 तक मार्किंग कर लें और देखें कि हर एक क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन को आप सही करते हैं, एंड लास्ट में इवेलुएट करके कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हैं आउट ऑफ 50 आपने कितना सही किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपका 51st क्वेश्चन। सो अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इन हिज और हर जॉब इफ़ ही और शी। एक टीचर की सक्सेसफुल होने का क्या इसमें से रिजल्ट होगा। एक टीचर सक्सेसफुल कब हो सकता है अपने काम में? इफ़ ही और शी हेल्प्स स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, और इफ़ ही और शी इम्पार्ट्स सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, और इफ़ ही और शी prepares students to pass the examination, or if he or she presents the subject matter in a well organized manner। कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू द कोडेड पार्ट गिवन यू इन द ऑप्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 4। वाई इज इट सो? इसका भी रीज़न है। देखो, फोर्थ ऑप्शन क्यों? अगर टीचर सक्सेसफुल होता है तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट। अब जैसे कि हमेशा से ये बात याद रखिए कि जब भी आपको टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, राइट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, तो वो रिस्पॉन्सिबल किसका होगा? जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है। लेट्स सपोज हियर आई एम टीचिंग यू टीचिंग एप्टीट्यूड, सो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बातें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मैनर में बताऊँ। तो मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर टीचिंग एप्टीट्यूड है, और उस टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं वेल ऑर्गेनाइज मैनर में, मतलब बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाऊँ, रिप्रेजेंट करूँ, सो दैट आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझें। देन ओनली आई कैन बी अ सक्सेसफुल, राइट। और अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शन 1 क्या कहता है कि मैं आपको बेटर सिटीज़न बनाऊँ। सी, सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने से क्या मैं आपको बेटर सिटीज़न बना सकती हूँ? नहीं। इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज में सिर्फ दूँ, बट उस सब्जेक्ट की नॉलेज को मैं वेल ऑर्गेनाइज मैनर में दूँ, वो ज़्यादा बेटर है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में से सुपीरियर कौन है, तो दिस वन इज सुपीरियर। देन प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। अरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो भी एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास कराना किसी भी टीचर का सक्सेसफुल होना और नहीं होना को नहीं बताता। एक्चुअली हम यही चीज़ें देखते हैं, बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ये नहीं है मेन रीज़न। सो ओनली ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगला है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ट्रू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। आपके सामने 4 इवेल्युएशन मेथड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है सही तरीका क्या है स्टूडेंट को इवेल्युएट करने का। इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवेल्युएशन ट्वाइस अ ईयर, कंटिन्यूस इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होती है? क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इवेल्युएशन? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, ट्रू मेथड्स विच विल गिव यू करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट। तो कैसे हो सकता है? इवेल्युएशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट को जो भी कंसेप्ट, क्वेश्चंस या पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, सिलेबस कोर्स पढ़ाया गया है, क्या उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो नॉलेज हम एग्जामिनेशन के फॉर्म में लेते हैं। दैट इज़ इवेल्युएशन मीन्स आप एग्जामिन कर रहे हो स्टूडेंट को कि वेदर ही गॉट द टॉपिक कंसेप्ट और नॉट, ठीक है। तो इवेल्युएशन का मतलब ये हो गया। अब बताओ, अगर एक पूरे साल में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देते हो और एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है, या एंड ऑफ द कोर्स में अगर आप इवेलुएट करते हो, मतलब एग्ज़ाम लेते हो स्टूडेंट का, आप चेक करते हो, तो क्या आपको सही पता चलेगा? नहीं। अब मान लो एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट्स है और हर एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होते हैं, तो हर एक चीज़ को पता लगाना एंड ऑफ द कोर्स में मुश्किल हो जाएगा।
और 1 साल में 2 बार सिर्फ करना, क्या ये भी सही होगा? या फिर कंटिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए, या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होना चाहिए? सो गाइस, करेक्ट आंसर विल बी योर कंटिन्यूस इवेल्युएशन। आपने देखा होगा कि स्कूल के भी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो स्कूल में आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट होता है ना, यूनिट टेस्ट होता है, देन हम कह सकते हैं हाफ ईयरली टेस्ट होता है, मतलब कि 1 साल में 2 बार ही होता है। कितने सारे टेस्ट होते हैं, है ना? क्यों होता है? उसको हम कंटिन्यूस इवेल्युएशन कहेंगे। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, राइट? When some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your role as a teacher? क्लास में कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने के साथ मस्ती करने वाले होते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ मस्ती और बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, राइट? तो अगर इस तरीके का डिसिप्लिन क्लास में बना हुआ है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्लास को कम्प्लीटली डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, क्लास में डिसिप्लिन बना ही नहीं हुआ है, उस टाइम पे टीचर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या टीचर का रोल होना चाहिए? एक्सपेलिंग दोज स्टूडेंट्स, आइसोलेट दोज स्टूडेंट्स, रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। सी, अगर उन स्टूडेंट को निकाल दिया गया तो वो स्टूडेंट एजुकेट नहीं हो पाएंगे, है ना? हर एक टीचर क्लास में उसने देखा कि ये स्टूडेंट मिसचीफ क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, उसको बाहर निकाल दिया गया, तो वो स्टूडेंट्स तो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, है ना? फर्स्ट नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, राइट? आइसोलेट दोज स्टूडेंट्स, अब उन स्टूडेंट को आइसोलेट मतलब अलग कर दिया जाए। कितने दिन अलग रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? बट आप एक टीचर है, उसको एक दिन में एक पर्टिकुलर क्लास में 1 आवर का ही टाइम दिया जाता है। अब वो उस 1 आवर में, उस 1 घंटे में उन आइसोलेटेड स्टूडेंट को पढ़ाए या फिर उन स्टूडेंट को जो कि डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे थे? तो इज़ इट पॉसिबल? एवरीडे के पर्पस में और हर टाइम के पर्पस में ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब सेकंड नहीं होगा तो ये भी गया, या तो ओनली 3 या तो ओनली 4 हो सकता है। रीफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी। देखो, एक बार मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ कि क्लास में आप अपनी अथॉरिटी नहीं बना सकते, ठीक है? टीचर को अथॉरिटेरियन वाला जो कंसेप्ट है वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। थर्ड भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, राइट? क्या है? उन स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए और उनकी इम्प्रूवमेंट करवाओ बिहेवियर में, ना कि उनको अलग करो या क्लास से ही बाहर निकालो। सो फोर्थ विल बी योर आंसर, क्योंकि ऐसा नहीं है उन स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उन स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेना है कि वो आपके सब्जेक्ट, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो आप, उस सब्जेक्ट में वो भी पढ़ें, इंटरेस्ट लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही और शी कैन आस्क डैश। एक टीचर तभी फ्लुएंट कहा जाएगा क्वेश्चन को पूछने में जब इन चारों में से कौन सा होगा आंसर? When he or she can ask meaningful questions, when he or she can ask as many questions as possible, when he or she ask maximum number of questions in fixed time, or if he or she can ask many meaningful questions in a fixed time. So आंसर बहुत क्लियर है, बहुत ही आसान है, क्या होगा वो आपको बताना है। देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल क्वेश्चन की बात हो रही है। अब एक टीचर है, अपने 1 घंटे क्लास में केवल एक मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या वो फ्लुएंट कहलाएगा कि वो क्वेश्चन पूछने में बहुत फ्लुएंट है? नहीं। या फिर एक टीचर है, वो एक क्लास में 100 क्वेश्चन पूछ रहा है 1 घंटे की क्लास में, बट वो क्वेश्चंस मीनिंगफुल हैं या नहीं है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या ये हो सकता है? ये दोनों के दोनों तो हो गए बेकार, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगेन ओनली 3 एंड ओनली 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन फिक्स टाइम, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन अ फिक्स टाइम। तो बहुत क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन का मीनिंगफुल होना भी ज़रूरी है। मैथ्स की क्लास चल रही है और वहाँ पर अगर आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाए तो क्या वो मीनिंगफुल होंगे? नहीं। और एक फिक्स्ड टाइम में पूछे, 1 घंटे की क्लास है तो उसमें उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर कराना है, उन टॉपिक्स पे मीनिंगफुल क्वेश्चंस भी पूछने हैं और स्टूडेंट्स को इवेलुएट भी करना है, ठीक है? फॉर्मेटिव इवेलुएशन जिसको आप कह सकते हो।
राइट। तो उनको 1 घंटे में कम से कम एक टाइम फिक्स कर लेना होगा, ताकि वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम में फिक्स नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे। देन ओनली अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन, राइट। What should be done by the teacher for maintaining an effective discipline in the class? क्लास में एक बढ़िया सी डिसिप्लिन बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए टीचर को? Allow students to do what they like. अब स्टूडेंट्स को पसंद है क्लास में आइसक्रीम खाते खाते पढ़ाई करना, तो क्या वो टीचर को अलाउ करना चाहिए? डेफिनेटली नो। जब ऐसा आपको मिले तुरंत वहाँ पे आप उसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ से ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। आपके ऑप्शंस भी कम बच गए, इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन नंबर 3 को एक बारी चेक करते हैं, इससे क्या आपका काम और आसान हो जाएगा। गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स दो सॉल्व करने के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर, ठीक है। चलो ये भी एक देखा जा सकता है। डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, उनके साथ पोलाइटली और फर्मली डील करो। और एक ऑप्शन है डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली। कभी नहीं, हमेशा स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्टली डील करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, बनेगा तो कभी नहीं। तो ये भी गया, राइट। या तो ओनली 3 या तो ओनली 4। अब दोनों में से ज़्यादा आपको बेटर कौन लग रहा है? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4। उनके साथ आप पोलाइटली और फैमिली बिहेव करोगे, देन ओनली आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। लाइक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। दीज आर सम स्टूडेंट्स जो कि क्लास में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स हैं। अब आप उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने दोगे तो वो आपके लिए नई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी कर देंगे ऑल द टाइम, राइट। तो उनके साथ आपको पोलाइट एंड फर्म वे में एक्ट करना होगा। उनको उनकी भाषा में नहीं, आप अपनी भाषा में ही रहें, लेकिन अपने पॉइंट्स को उनके सामने रखें, बट पोलाइट वे में, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो ये सारा का सारा जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है वो 4th है। दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु, मतलब यहाँ पे टीचर की पॉपुलैरिटी कौन से उनके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर पे डिपेंड करता है। आउट ऑफ दिस 4 आपको बताना है। डेवलप इंटीमेसी विद देम, स्टूडेंट के साथ इंटीमेसी डेवलप कर ले वो। हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हों। अवॉर्ड गुड ग्रेड्स, जो कि अच्छे मार्क्स दे देते हों। टेक क्लासेस ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस। अब देखो कौन सी बातें एकदम से हटाने वाली है। जो एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस लेगा, क्या उसको कोई पसंद करेगा? नहीं, गए ऑप्शंस, ठीक है। अब हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो हेल्प करता हो, या फिर अवॉर्ड गुड ग्रेड्स। इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। देखो ऐसे टीचर जो सबको अच्छे मार्क्स दे दे, वो क्या सही इवेल्युएशन कर रहा है? मतलब कि आप तो सबको इक्वालिटी दे रहे हो, बट एग्ज़ाम के मार्क्स में इक्वालिटी देना ज़रूरी नहीं है। जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है, बट एग्ज़ाम में इक्वल मार्क्स सबको देना इक्वालिटी नहीं है। वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस पे मार्क्स देना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना। जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, वही सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब हर एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेसी क्रिएट करना इज़ नॉट द वे टू टीच, राइट। सो सेकेंड वन योर राइट आंसर। एनीवन इन दिस वर्ल्ड लाइक बाय हिज और हर क्वालिटीज़, है ना। अब किसी को भी किसी की क्वालिटी से ही लाइक करते हो, वैसे टीचर की भी क्वालिटी पे उनको लाइक किया जाता है। तो अगेन एक क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अ टीचर ऑफ हाई आइडियलिस्टिक एटीट्यूड, अ लविंग टीचर, अ टीचर हु इज़ डिसिप्लिन्ड, अ टीचर हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स, जो कि अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन कराता रहता हो, या फिर जो डिसिप्लिन्ड होता हो, या फिर सबसे प्यार करता हो, या फिर उसका जो एटीट्यूड है वो आइडलिस्टिक, हाई आइडलिस्टिक हो, मतलब बिल्कुल आइडल बन के चलता रहा हो। सो गाइज ऑप्शन नंबर 4 इन सभी में सबसे बेस्ट है। देखो जो लविंग होगा लेकिन पढ़ा लिखा ही नहीं पाएगा, तो क्या मतलब? सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएगा कि वो स्टूडेंट के साथ अपना एक रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पाएगा। अब टीचर खुद को ही आइडल बता रहा है, तो कहते हैं ना कि अपनी तारीफ खुद के मुंह से करने से दूसरे सोचते कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में है, तो ये भी नहीं चलेगा। हाँ, जो अपने स्टूडेंट को कभी कभी एंटरटेन भी करता हो, मतलब कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, है ना,
कहते हैं ना कि अब देखो 3-4 क्लासेस होती है, एक में क्या होता है यार, क्लास ए हुई, उसमें कोई XYZ मैम है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कोई सब्जेक्ट को पढ़ाया, क्या उस क्लास को कोई इन्जॉय कर पाएगा? नहीं। एक क्लास है जहाँ पे सिर्फ टीचर है बैठ के स्टूडेंट से प्यार से बातें कर रहा है, उन सर का नाम ABC रख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ लविंग बिहेव कर रहा है, बहुत प्यार से बातें कर रहा है, बट और कुछ नहीं। एक है जो कि सिर्फ क्लास में डिसिप्लिन ही सिखा रहा है, ठीक है, MNO मान लेते हैं इन सर का नाम, वो सिर्फ डिसिप्लिन की भाषा दे रहा है और कुछ भी नहीं। बट एक टीचर जो क्लास में ऑफन समटाइम्स अम्यूज़ भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है, देन वो क्लास को तो सबसे ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे, वो क्लास को कोई मिस नहीं करना चाहेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन? सुना होगा इस वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा, वैल्यू एजुकेशन, बट एक्चुअली क्या होता है आपके टर्म्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। द प्रोसेस बाय विच पीपल गिव मोरल वैल्यूज़ टू ईच अदर, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर लोग एक दूसरे को मोरल वैल्यूज़ के बारे में समझाते हैं। क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू वैल्यू क्वेश्चंस, मतलब कि एक ऐसा एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना जहाँ पर वैल्यू क्वेश्चंस हो, जो कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताता हो। मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग अ स्टूडेंट गेट अ जॉब, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज़, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो गाइज देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी मतलब कि हर तरीके का डेवलपमेंट होना वैल्यू एजुकेशन का सबसे मेजर कह सकते हैं प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है। कि एक पर्सन सिर्फ पढ़ने में तेज हो रहा है बट उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल निल है, तो वो पर्सन परफेक्ट नहीं है। हर एक तरीके का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। सो 6 जो है वो हर जगह फिट हो रहा है, ऑटोमेटिकली दिस ऑप्शन एलिमिनेटेड, दिस ऑप्शन एलिमिनेटेड, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पास B है, C है और E है, और BCE इन तीनों में कॉमन क्या है? सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं। क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स फॉर टू वैल्यू क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है ये, है ना, और ये तीनों में जा भी रहा है। एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी। देन लेट्स चेक कौन सा ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। सो अगर नहीं है की बात करें तो 5th को चेक करते हैं, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज़। जस्ट और जस्ट हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू को इनकलकेट करें, सिर्फ इससे काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, तो B एलिमिनेटेड, राइट। वी हैव ओनली C एंड E। अब इनमें से कौन सा सही चलेगा? अब इनमें से कौन सा सही चलेगा तो हम चेक कर सकते हैं 3rd पॉइंट को, मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी। मतलब स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हेल्दी हो, पढ़ाई लिखाई में कैसा भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एजुकेशन तो यहाँ है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर E चला जाता है। क्या बचा आपके पास? C बचा। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो 1st, 2nd एंड 6th। फर्स्ट डेफिनेटली मोरल वैल्यूज़ के बारे में एक दूसरे को बताना, सो C विल बी योर राइट आंसर। हाउ शुड अ रिस्पॉन्सिबल टीचर एक्ट व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन अ एरेटिक मैनर इन द क्लास? समटाइम्स कोई स्टूडेंट होता है क्लास में, हर एक दिन उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है क्लास में अटेंटिव होता है, वेल मैनर्ड होता है, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स करने में इंटरेस्ट ले रहा होता है, क्लास में पूरी तरीके से इंटरेक्टिव है वो, राइट। बट कभी कभी वो नॉर्मल स्टूडेंट क्लास में एरेटिक बिहेव करता है, मतलब कि नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, कुछ इररेलेवेंट एक्ट करता है। इन दैट कंडीशन उस टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुल अप द स्टूडेंट्स देन एंड देयर, उन स्टूडेंट को इधर उधर ले जाना, टॉक टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास के बाद उस स्टूडेंट से बात करना, आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। अगर हर एक दिन वो स्टूडेंट अच्छे से बिहेव कर रहा है और उस दिन उसने ख़राब बिहेव किया तो उसे क्लास से बाहर फेंक देना क्या सही है? डेफिनेटली नो। एंड इग्नोर द स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट को इग्नोर कर देना भी सही है? वो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है ना। ना उस स्टूडेंट को इधर उधर ले जाना सही है, हाँ, बट ये कर सकते हैं उस क्लास के टाइम पे, क्योंकि पहली बार वो ऐसा एक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे इग्नोर कर दो, बट आफ्टर द क्लास यू नीड टू टॉक दैट स्टूडेंट कि भाई तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो स्टूडेंट आपके फ्रेंडली बिहेवियर से आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और हो सकता है उस स्टूडेंट का जो एरेटिक बिहेवियर है आप उसको सुधारने में उसकी हेल्प कर पा रहे हो, उसको नॉर्मलाइज कर पा रहे हो, और बाकी क्लासेस में वो एरेटिक बिहेव ना करे,
इसके लिए आपने उसको एक तरीके से एक कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है. सो बी ऑप्शन विल बी द राइट. द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू व्हाट. टीचर का रोल हायर एजुकेशन लेवल को लेकर कैसा होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइड सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स, help students to solve their personal problems. So what will be the right answer? Right? So provide information to students, वो हायर एजुकेशन लेवल हो या फिर लोअर एजुकेशन लेवल हो या फिर किसी भी वे का एजुकेशन हो, आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे ही रहे हो. तो ये कोई मेजर रोल नहीं हो गया. और जब मेजर नहीं है तो ये भी गया और ये भी गया. राइट? प्रमोट सेल्फ लर्निंग. यस, देखो स्टूडेंट को आप इतना अच्छे से पढ़ा दो कि उनके अंदर सेल्फ लर्निंग जो एक फीचर होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, और जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग. ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल के बाद रिफ्लेक्टिव लेवल आता है, जहाँ पर स्टूडेंट खुद से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे एक्स्ट्रा लर्निंग करता है, अपनी लर्निंग को एक्सटेंड करता है, प्रमोट करता है, और वो सेल्फ होता है. ठीक है, अगर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो असाइनमेंट बना रहा है, तो वो उसकी सेल्फ लर्निंग का पार्ट हो गया. उसको प्रमोट करना ये सबसे अच्छी चीज़ होती है. कहते हैं ना कि एक ही क्लास में 40 स्टूडेंट हैं लेकिन 40 के रिजल्ट इक्वल नहीं आते, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लर्निंग नहीं हो पाती. और जो कुछ 5-6 स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर सेल्फ लर्निंग प्रमोटेड होती है, एंड दैट्स वाई उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं. सेकेंड ऑप्शन तो मेजर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसलिए आंसर आपका ये हो गया. देखो, हेल्दी कंपटीशन स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, लेकिन मेजर रोल के टर्म्स में हम इसको नहीं ले सकते. उस कंपटीशन में वो स्टूडेंट कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं. अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही सिर्फ टीचर का रोल नहीं होता, वो समटाइम्स का काम है, बट ऑलवेज लॉन्ग टर्म जो रोल होता है टीचर का, वो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना होता है अमंग स्टूडेंट्स. वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ डैश. वर्बल गाइडेंस कहाँ पर कम ज़रूरत होता है, किस तरीके की लर्निंग में? एप्टीट्यूड्स में, स्किल्स में, एटीट्यूड्स में, या फिर रिलेशनशिप में. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी स्किल्स. स्किल्स मतलब जो आपकी खुद की इनर स्किल है, लाइक कोई सिंगर कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड है उसको वो, तो वहाँ पर वर्बल एजुकेशन की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है. ठीक है, तो वो स्किल का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का टास्क होता है. ठीक है, जहाँ पर हमारे पास प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम जो भी टाइम, एनर्जी या दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हम स्किल्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक आपका होता है जनरल स्किल, एक होता है डोमेन स्पेसिफिक. जनरल मतलब लाइक मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे गाना गाना पसंद है, बट मैं उसको अपने करियर की वे में नहीं लेती, अपने इन्जॉयमेंट के टर्म्स में लेती हूँ. बट येस, ये आपका एक स्किल है. वही अगर मैंने उसको अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया तो वो मेरा डोमेन स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर मैं डोमेन ऑफ वर्क की बात करूँ तो जनरल स्किल को हम इंक्लूड करते हैं टाइम मैनेजमेंट के टर्म्स में, टीम वर्क, लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन और बाकी चीज़ों में. ठीक है, वहीं अगर मैं जनरल की ये बात हो रही थी कि मैं अगर उसको अपना टाइम को बेहतरीन कराने में, लाइक मान लो कि मैं गाना गा रही हूँ तो इससे मेरा किसी किसी के स्ट्रेस रिलीज़ करने में आपको गाना गाने हेल्प कर सकता है. या फिर टीम वर्क में अगर आप गाना गा रहे हो तो बाकियों को एंजॉयमेंट करवा के हम काम करवा रहे हो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है, लीडरशिप में आपको हेल्प मिल सकती है, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं. ये कुछ फीचर्स आपके अंदर डेवलप होती है आपकी जनरल स्किल्स के कारण, जिसको आप अपना जॉब नहीं बना रहे हो. बट डोमेन स्पेसिफिक जो है स्किल, वो यूज़फुल होगी आपको अपने करियर को बनाने में, सर्टेन जॉब में. स्किल क्या रिक्वायर करती है? तो कुछ एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड सिचुएशंस रिक्वायर करती है ताकि आप एक लेवल ऑफ स्किल शो कर सको और यूज़ कर सको. राइट, तो यहाँ पर आपको वर्बल गाइडेंस की कम ज़रूरत पड़ती है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज़ व्हाट. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सही तरीका अगर कहें पर्पस है हमारे लर्निंग का, वो क्या है? अपनी पर्सनल एडजस्टमेंट, मतलब पर्सनल लाइफ को एडजस्ट करना, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस, या फिर प्रिपेयरिंग ओन सेल्फ फॉर एनवायरनमेंट, या अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करना. डेफिनेटली अगर आपकी बिहेवियर मॉडिफाई हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप ये तीनों की तीनों चीज़ें इम्प्रूव कर लोगे. एक पर्सन है जिसको अपना बिहेवियर ही
बेकार है, ठीक है। वो कहीं भी जाता है, वो लड़ लेता है, ये बातें उसको समझ में नहीं आती और बाकियों की बातें वो समझना नहीं चाहता। बट वो चीज़ें वो इम्प्रूव कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनल लाइफ सुधर जाएगी। अगर वो दूसरों की बातें समझने लगेगा और अपनी बातें दूसरों को समझाने लगेगा, तो वो सामाजिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और सामाजिक बनने के बाद उसका एक हाई लेवल होता है पॉलिटिकल बनना, तो वो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी अचीव कर सकता है। और जब ये सारी चीज़ें आ गई, तो वो कहीं पर भी जॉब कर सकता है, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के लिए वो फिक्स कर चुका है। सो ऑप्शन बी, दैट इज़ ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज, यहाँ तक हमने है ना इस पर्टिकुलर वीडियो के 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरीके की वीडियोस और भी अपलोड होते रहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अफेक्टेड थ्रू व्हाट? टीचर का मेजर कंट्रीब्यूशन सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट अपने आप को रियलाइज़ कर सके कि मेरी क्या खूबियाँ हैं, मैं किस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एक टीचर ही है जो बता सकता है एक स्टूडेंट कहाँ पर अच्छा कर रहा है और कहाँ पर उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। तो वो पर्टिकुलर जो कंट्रीब्यूशन है टीचर का, वो कहाँ पर जाकर अफेक्टेड हो रहा है। थ्रू कॉन्स्टेंट fulfillment of the students' needs, the strict control of classroom activity, sensitivity of students' needs, goals and purposes, strict reinforcement of academic standards. So guys, very clear answer will be sensitivity of the students' need. स्टूडेंट कितना ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपने गोल को और अपने पर्पस को लेकर। अगर एक स्टूडेंट है वो बस उसका यही गोल है कि भाई मेरा एडमिशन कराया गया, मुझे सुबह से लेकर शाम तक या जब तक ही स्कूल या कॉलेज चलता है, जब तक ही मुझे वहाँ पे बैठे रहना है, सिर्फ यही उसका गोल है, तब टीचर अपना कंट्रीब्यूशन कितना भी देना चाहे वो नहीं दे पाएगा। बट यस, टीचर ने अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया और स्टूडेंट के अंदर भी वो अवेयरनेस है अपनी ज़रूरतों को लेकर कि अच्छा हाँ, मैं आज तक कभी भी अपनी मम्मी को कार पे नहीं घुमा पाया हूँ, अच्छी जॉब लगेगी मैं अपनी मम्मी को कार पे घुमा पाऊँगा, उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ना होगा, मेरी ज़रूरत ये है। तो गोल फिक्स है मम्मी को कार पे घुमाना, उसका पर्पस भी फिक्स है कि मतलब अपनी मम्मी को अच्छी लाइफ देना, और उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने स्टडीज़ में अच्छा करूँ, और उसके लिए मुझे अपने टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत है। देन ओनली अपना जो कंट्रीब्यूशन है अवेयरनेस का, सेल्फ रियलाइजेशन का, तभी टीचर अपने स्टूडेंट को दे पाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ व्हाट? टीचर एक जगह पे जाकर फेल हो जा रहा है, मतलब अपने स्किल्स और अपनी जो नॉलेज है अपने स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उसका मेजर फेलियर रीज़न कौन सा होगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, वर्बल एबिलिटी, या फिर स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? एक टीचर है, उसकी वर्बल एबिलिटी मतलब कि बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स नहीं बोल पाता है, लेकिन उसकी नॉलेज बढ़िया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो अच्छा होगा ना। बट हाँ, वो लाइक मान लो एक टीचर है, इंग्लिश बहुत अच्छी, हिंदी बहुत अच्छी, बट मैथ्स ही बहुत ख़राब है, और मैथ्स ही उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो क्या वो अच्छे से पढ़ा पाएगा? डेफिनेटली नो। तो मेजर बात जहाँ पर भी आ जाती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, तो वही आपका आंसर होगा। वो कम है तो आप कोई भी चीज़ नहीं फॉलो कर सकते हो। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एजुकेशन आपका किस जगह पे सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है? समाज को सुधारने में, या पर्सनल लाइफ को सुधारने में, या अपने कल्चर को सुधारने में? डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों चीज़ें सुधरती है अगर आप एजुकेशन को अच्छे से लेते हो तो। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, द टीचर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज और हर वर्ड। स्वामी विवेकानंद जी के आधार पे टीचर की सक्सेस किस बात पे डिपेंड करती है? रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, concentration on his work and duties with a spirit of obedience to God, mastery on the subject and capacity in controlling the students। क्लियरली आप देख सकते हो कि पर्सनल गेन और सर्विस टू अदर्स, ये दोनों चीज़ों की रिनंसिएशन करना उनका मेन सक्सेस है, या फिर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी उनके अंदर है वो, या फिर अपने काम पे और अपनी जो ड्यूटी है उसके ऊपर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना
और अपने भगवान के साथ पूरी तरीके से ओबीडियंस निभाना, वो या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कैपेसिटी पे स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल करना। तो बहुत क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अपने काम और अपनी ड्यूटी को बिल्कुल भगवान की तरह लेकर चलना कि भाई मैं अपने भगवान की तरफ पूरी तरीके से ओबीडियंट हूँ, आज्ञाकारी हूँ, और उस अपने काम पे मैं फोकस करूँगा, और बाकी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं होने दो, बट मैं अपने काम के प्रति पीछे नहीं हटूँगा। सो ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। तभी टीचर सक्सेसफुल होता है। अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज़ टू मेक व्हाट। टीचर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है? स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क, मतलब स्टूडेंट अपना काम कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, मतलब वो समझो कि टीचर ने अपना चैलेंज पूरा किया। या फिर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्जॉयबल, जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब टीचर भी इन्जॉयमेंट के साथ अपने कंसेप्ट को समझाए स्टूडेंट को, ऑन एट द सेम टाइम जो लर्नर है वो भी उस चीज़ को इन्जॉयमेंट के साथ समझे। क्लासरूम में डिसिप्लिन रखना, या फिर क्वेश्चन पेपर में बनाना। तो बहुत क्लियर आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 2। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर इन्जॉयबल हो गया, मतलब समझ लो टीचर ने भी अपना कंसेप्ट बढ़िया से रखा और लर्नर ने उसको बढ़िया से समझा, तो वो तो होमवर्क भी करेगा, क्वेश्चन पेपर अपने आप बन जाएगा, और डिसिप्लिन तो क्लासरूम में बनी ही रहेगी। तो मेजर ऑप्शन हो गया 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। वाई इज द टीचर हैज़ बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। टीचर को हम इस फ्रेज के नाम से क्यों कहते हैं कि एक टीचर बहुत अच्छा दोस्त होता है, फिलोसफर होता है, एट द सेम टाइम गाइड भी होता है, बिकॉज ही हैज़ टू प्ले ऑल वाइटल रोल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ा और मेजर रोल होता है टीचर का, वो प्ले करता है इसीलिए। या फिर ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स, और ही इज़ द ग्रेट ट्रांसफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी, और ही इज़ अ ग्रेट पैट्रियोट। क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? राइट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। वाई इज इट सो? क्योंकि अगर कोई टीचर पैट्रियट का काम कर रहा है तब तो वो टीचर रहेगा ही नहीं, क्योंकि पैट्रियट एक अलग चीज़ हो गई है ना। एक टीचर डायरेक्टली पैट्रियट बन जाए वो सही नहीं है। ग्रेट रिफॉर्मर मतलब सोसाइटी को बदलने वाला, तो ये एक रिफॉर्मर का मेजर काम हो गया। इसका भी अपना पदवी है, ठीक है, एक डिग्निटी है इसकी अलग। ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू टू ह्यूमैनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। ह्यूमैनिटी ही सिर्फ सिखाएगा वो नहीं चलेगा, लेकिन सारे वाइटल रोल, ये सारी की सारी चीज़ें वो फॉलो कर पा रहा है इसके अंदर, तो हम इसको क्यों ना मेजर माने, इसलिए ओनली 1 विल बी द आंसर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन लर्नर एंड टीचर। ठीक है, अगर लर्नर अपना रोल अच्छा नहीं निभाएगा, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा, तो फिर ये रिलेशनशिप प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अ टीचर कैन इस्टेब्लिश रैपट विद हिज स्टूडेंट्स बाय व्हाट। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना रैपट मतलब कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश, अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किसके द्वारा कर पाता है? बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, impressing students with knowledge and skill, playing the role of a guide, becoming a friends to the student। डेफिनेटली जहाँ पे अथॉरिटी की बात आती है वो नहीं होगा। स्टूडेंट को सिर्फ इम्प्रेस करो फर्स्ट क्लास में कि भाई मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है, मेरे पास ये स्किल है, अगली बारी आपने स्टूडेंट को इम्प्रेस करने नहीं आया, स्टूडेंट को आप एक तरीके से गाइड करने आए। तो टीचर कभी भी स्टूडेंट को इम्प्रेस नहीं करता, गाइड करता है। अगर कोई इस तरीके से पढ़ा रहा है या कोई स्टूडेंट है जो टीचर को इम्प्रेस वाली वे से देख रहा है, वो गलत है। वो देखो अपने गाइड के टर्म्स में, डेफिनेटली वो गाइड अच्छे से कर रहा हो, देन ओनली वो एक रिलेशनशिप अच्छा बना सकता है। फ्रेंड एक अनदर पार्ट कह सकते हैं, फ्रेंड बनना ज़रूरी है बट सिर्फ फ्रेंड बनना ज़रूरी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि लर्नर को इंटरेक्ट करने में ज़्यादा फ्रीडम देता है, मतलब ज़्यादा इंटरेक्ट करता है? यूज़ ऑफ फिल्म, मतलब कोई फिल्म का यूज़ करके पढ़ा रहे हो, वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। अब देखो यार, फिल्म जो है वो ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर फिल्म सबको अच्छी लग रही हो, है ना, तो आप सबको इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स। देखो एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स तो आप कभी कभार ही दोगे, हमेशा एक्सपर्ट्स मिलना पॉसिबल नहीं है, और बहुत से लोग उस चीज़ से एक्सपर्ट, किसी को वो एक्सपर्ट लग रहा होगा, किसी को नहीं लग रहा होगा। व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी,
ये भी एक तरीके से यूज़ ऑफ फिल्म वाली बात हो गई। बट स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इंटरेक्टिव ज़्यादा बनाते हैं क्लास को, क्योंकि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वहाँ पे सब लोगों का पार्टिसिपेशन, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। Which of the following skills are needed for present day teacher to adjust effectively with the classroom teaching? अब इनमें से कौन सा स्किल है जो कि टीचर को क्लासरूम टीचिंग को बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प करता है? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, या फिर कंटेंट मास्टरी? तो बहुत क्लियर आंसर है यहाँ पर आपको। कंटेंट मास्टरी बहुत ज़रूरी है, मतलब वही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात आ गई, राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सिर्फ यहाँ पर है ना, और कहीं पर भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। मैंने आपको बताया जहाँ पर कंटेंट और सब्जेक्ट की बात आए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ऑप्शन नंबर 4 अकेला तो था नहीं, सेकंड को देख सकते हो, तो टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्लासरूम ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा टीचिंग लर्निंग दोनों के टर्म्स में, ठीक है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखना ज़रूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी को आप अप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहे हो। अब टेक्नोलॉजी को वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो आपको स्टूडेंट के नॉलेज के नीड्स के हिसाब से चाहिए। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर होगा। माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, बट कब ये चलता है ये देखना होगा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या फिर हमेशा ही ज़रूरी है? तो ये आपका ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। जब आप टीचिंग करना सीख रहे हो दैट टाइम माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रिक से याद कर सकते हो, टीचिंग प्रैक्टिस माइक्रो, मतलब कि अभी आप छोटे हो टीचिंग में, आपको ज़्यादा ज़रूरत है टीचिंग प्रैक्टिस की। सो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस, नॉट प्रिपरेशन, एक्चुअली यू आर ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस एट दैट टाइम, राइट। Sorry. What should be done by a teacher if majority of students in your class are weak? मतलब आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, उसमें से 30 के 30 स्टूडेंट वीक है, कमज़ोर है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दैट टाइम एक टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब जो 10 स्टूडेंट इंटेलिजेंट है उसको तो एकदम से कंसिडर ही नहीं करना है। इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट ट्रू? नो, इग्नोर तो नहीं कर सकते उनको हम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करेगा। नेक्स्ट, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कम्प्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज। स्टूडेंट के कम्प्रीहेंशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप अपनी टीचिंग की स्पीड को फास्ट कर दो या फिर टीचिंग की स्पीड को स्लो कर दो। इज़ इट ट्रू? देखो, टीचिंग की स्पीड ना तो बहुत तेज़ होनी चाहिए ना ही स्लो होनी चाहिए। कीप योर टीचिंग स्पीड स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, ठीक है। हाँ, लोग अगर वीक हैं तो वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग स्पीड को थोड़ा स्लो कर दो ताकि आप उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस दो। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। किसी के अकॉर्डिंग्स में अगर आप स्पीड को स्लो कर रहे हो एक्स्ट्रा गाइडेंस देने के लिए, देन वो सही है। बट अचानक से टीचिंग आपने एकदम स्लो कर दी या फिर बहुत फास्ट कर दी, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्दी टीचिंग। A teacher who is not able to draw the attention of his students what should he do? अगर वो अपने क्लास में अटेंशन नहीं ड्रॉ कर पा रहा है, इवेलुएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, मतलब अपने टीचिंग मेथड को इवेलुएट करना चाहिए और अगर कोई गलती दिख रही है तो उसको ठीक करना चाहिए, या फिर अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दे। भाई ये तो नहीं हो सकता ना, फिर वो डॉक्टर बनने चला जाए। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, सेकंड तो होगा नहीं, तो उसको हम हटा देते हैं। फाइंड फॉल्ट्स इन हिज पीपल्स, मान लो कि वो खुद नहीं अटेंशन ड्रॉ कर पा रहे तो उसने बोला कि चलो स्टूडेंट्स में ही हम गलतियाँ निकालें, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है, ये गलत है। और डिक्टेट करने लग जाए अचानक से तो वो तो बोलेगा अरे सर को क्या हो गया अचानक से, या मैम को क्या हो गया। फर्स्ट वाला सही है कि अब क्योंकि टीचर से भी गलतियाँ हो सकती है, तो अपने आप को चेक करिए कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हो और उस एरिया पे इम्प्रूवमेंट करो। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू, ठीक है, ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि पहले क्या होगा, देन क्या होगा, देन क्या होगा। रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, अभी जब प्रेजेंट नॉलेज लेकर आओगे तभी तो प्रीवियस से आप करोगे, या फिर इवेलुएटिंग करोगे। इवेलुएट करना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो जहाँ पर भी आपको सेकंड दिख रहा है फर्स्ट उसको हटा दो, राइट।
सेकेंड आपका हमेशा लास्ट में होना चाहिए। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो एक बार इस वाले को चेक करके देखो, सी में क्या कह रहा है, फिफ्थ पहले होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, हमेशा कोई भी प्रैक्टिकल आप करते हो वहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड चेक करते हो कि मुझे अगर पढ़ाना है तो पहले मेरे पास क्या मटेरियल है, उसको उसका प्रेजेंटेशन देना है ना, ये किया जा सकता है, राइट। या फिर एक और पॉइंट हम ये ले सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको फॉर्मुलेट करना, देखना कि क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का। रीटीचिंग हमेशा लास्ट होता है, इवेल्युएशन के बाद का भी पॉइंट है ये, तो हम इसको लेकर चलेंगे। अगर आप देखो तो देखो ये लास्ट, सेकेंड लास्ट आ रहा है आपका, इवेल्युएशन एंड देन रीटीचिंग। तो हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव को, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से लेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है टीच करने का, तो आज मेरा ऑब्जेक्टिव है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने क्या किया, जो मेरे पास प्रीवियस नॉलेज थी उसको प्रेजेंट नॉलेज से देखना है कि कहीं कुछ अपडेशन हुआ है तो मुझे अपडेट करना होगा, इसको हम अपडेशन कह सकते हैं, राइट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे मटेरियल, क्योंकि अब मेरा अपडेशन के साथ मटेरियल बन चुका है, ठीक है, जो भी मुझे प्रेजेंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। मैंने बता दिया, स्टूडेंट को पढ़ा दिया है, अब मैं उनका टेस्ट लूँगी, एग्ज़ाम लूँगी, वो वेदर इट इज़ क्लास टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, वट एवर इट इज़, राइट। एंड अगर मैंने इवेलुएट किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में मतलब 50% ऑफ स्टूडेंट्स को अच्छे से आ गया बट 50 को नहीं आया, दैट मीन्स इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीटीच देम, वापस से मैं पढ़ाऊँगी जहाँ पर वो लैक कर रहे होंगे। तो डी विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द following is the most important single factor in underlying the success of beginning a teacher? यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर कौन सा है जो कि एक सक्सेस ऑफ बिगनिंग अ टीचर, एक टीचर की बिगनिंग का सक्सेस को बताता हूँ? स्कॉलरशिप, कम्यूटेटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी? डेफिनेटली वेरी क्लियर आंसर, पर्सनैलिटी और उसकी एबिलिटी। वो टीचर की पर्सनैलिटी उभर के आ रही है एज अ टीचर, और इसलिए नहीं उभर के आ रही है क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहन के आया है, उसकी जो इंग्लिश अच्छी है ऐसा कह लें, और कुछ नहीं, बल्कि उसकी जो एबिलिटी है उस पर्टिकुलर क्लास और पीपल को हैंडल करने की, वो भी, तभी वो सक्सेस की बिगिनिंग को हम लिख सकते हैं। द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय conflicts and misconception because problems in education call for subjective of interpretation. Problems encountered in teaching are not amenable to rigorous scientific investigation, या फिर they are not good teaching methods and procedures, या फिर teachers are not worthy of doing rigorous scientific investigation. So correct answer will be B. अगर आप फील्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट और मिसकंसेप्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, दोज आर नॉट एमिनेबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब जहाँ पर कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, तब जाकर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स और मिसकंसेप्शन आ जाती है। अगर आपके पास प्रूफ है कोई चीज़ का कि ये चीज़ इस तरीके से बनकर आई है, दैट इज़ वाई ये कंसेप्ट है, तब जाकर वो कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं आएगी। बट कन्फ्लिक्ट्स आते हैं एजुकेशन के फील्ड में और रीज़न यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूजेस ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स इन टीचिंग? टीचिंग में टेलीकास्ट मटेरियल का क्या प्रॉपर यूज़ है? क्या टेलीकास्ट मटेरियल का यूज़ हम टीचिंग में करेंगे तो कंसंट्रेशन और लर्निंग बढ़ेगी लर्नर्स की? डेफिनेटली। टीचर की बर्डन थोड़ी कम हो जाएगी? डेफिनेटली। और रिटेंशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू व्हाट? स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, उनके अंदर इंटरेक्शन पावर बढ़ जाए टीचिंग में, जब वो किस तरीके की टीचिंग करने से ऐसा होगा? लेक्चर मेथड, ये तो बोरिंग होता है तो उसमें तो नहीं होगा, है ना, तो ये गया और ये गया। डिस्कशन मेथड हो सकता है। टेक्स्ट बुक मेथड, अगेन टेक्स्ट बुक का तो आजकल ज़माना भी चला गया है, तो थर्ड ऑल्सो नॉट विल बी देयर, राइट।
नाउ ऑडियो विजुअल एड्स, देखो ऑडियो विजुअल एड्स को अच्छा माना तो जाता है बट ये ऑप्शनल है, मैक्सिमम होगा इन दोनों में से किस में, तो जनरली हम कहें तो डिस्कशन मेथड, क्योंकि इसमें सब लोग की पार्टिसिपेशन है। अगेन ऑडियो विजुअल की बात करें तो यहाँ पर वो एड का यूज़ किया जा रहा है बट उस एड से सभी स्टूडेंट इम्प्रेस हो इसका कोई वो नहीं है, बट डिस्कशन में हमने सबको पार्टिसिपेट करना होता है। एंड इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट, इफेक्टिव टीचिंग में सब कुछ आ जाता है बट इनमें से कौन सा पॉइंट है जो नहीं आता, जो कि इफेक्टिव टीचिंग को नहीं कहता। अ टीचर टीचर्स विद एंथुजियाज्म, मतलब उत्सुकता के साथ टीचर पढ़ा रहा है। अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट में गलतियाँ ही निकाले जा रहा है। अ टीचर पुट्स एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, मतलब टीचर अपने पढ़ाने के तरीके को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है ना कि क्लास पे अपनी शासन चलाने पे। अ टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स, कोर्स को कंप्लीट करने की जगह पे वो सब्जेक्ट जो पढ़ाने आया उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझा सके। तो देखो ये सारे तो पॉजिटिव पॉइंट हैं और हमें एक्सेप्ट कहा गया, एक्सेप्ट मतलब नेगेटिव वाला हमको यहाँ पर डालना है। तो ये पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ गलतियों वाली बात होगी, दिस विल बी योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर शुड हैव अ टीचर, एक टीचर में इनमें से कौन सा फीचर होना चाहिए। शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट्स टीचिंग, जो भी पर्टिकुलर लेसन में स्टार्ट करने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे स्टार्टिंग में, तो ये तो देना चाहिए। शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए एंड सब्जेक्ट पे भी कमांड होनी चाहिए, मतलब तीनों ही ज़रूरी हैं, सो ऑल ऑफ दैट। व्हाट शुड बी डन बाय अ टीचर इफ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट्स एज अ टीचर ऑन हिम और हर, एक टीचर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, ये सर ऐसा पढ़ाते हैं, ये मैम ऐसी पढ़ाती हैं, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाले जा रहे हैं उनके ऊपर, तो वहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, उनको पनिश देना चाहिए, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव होगा, हम ऐसा मान के नहीं चल सकते। तो क्या कुछ गलत कोई दे रहा है रिमार्क तो उसको हमें पनिश करना चाहिए, डेफिनेटली नो। एक्सपेल देम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से निकाल देना चाहिए, नहीं। उनके ऊपर रिवेंज लेना चाहिए जब वो टेस्ट ले रहे हो उनका, या फिर बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्यूशन, उनको तब भी इम्पार्शियली होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का पॉइंट, स्टूडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनसे बदला नहीं ले सकते हो, आपने अपना पढ़ाया, उनका कैसा रिमार्क है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने क्लास में कितना फोकस किया वो उनकी गलती है। सो आपको कुछ भी हो इवेल्युएशन के टाइम पे पार्शियलिटी नहीं करनी है। इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड डू व्हाट, स्टूडेंट अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो क्या करना चाहिए, यू शुड गिव देम प्रॉम्प्ट, मेक द मैटर ईजी, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स, डेफिनेटली उनको कुछ एग्जैक्ट चीज़ें देनी चाहिए, कुछ इजी मैटर देना चाहिए ताकि आसानी से चीज़ें समझ पाए और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ बताने चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, अगेन टीचर के कैरेक्टर की बात आ रही है कि सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक है बट इनमें से कौन से नहीं, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द नेगेटिव वन एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्ड, जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड को बढ़ावा दे, एम्फेसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द प्रॉपर पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन को जो बढ़ावा दे रहे हो तो अच्छा है और हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। एम्फेसाइज अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है तो उसको कैसे कंट्रोल कर ले उस पर फोकस डालने वाला, ये भी पॉजिटिव है, हमें तो ये नहीं चाहिए। या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हाँ स्टैंडर्ड, हाँ टीचिंग के स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर रहा है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेथड आउट टू स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ डिफरेंट बिहेव करना, मतलब कि पार्शियलिटी करना, तो ये नहीं करना चाहिए। माइक्रो टीचिंग कहाँ पर यूज़फुल होगा स्टूडेंट के लिए, प्राइमरी क्लासेस पे, जूनियर क्लासेस पे, 10+2 पे, या फिर हायर क्लासेस और प्राइमरी क्लासेस दोनों पे। तो देखो माइक्रो टीचिंग क्या था, कब करते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, और टीचिंग प्रैक्टिसेस चाहे वो हायर क्लासेस की हो या प्राइमरी क्लासेस की हो हर एक जगह पे लगेंगे, तो ये डी हो गया ऑप्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एम्स एट व्हाट,
अगर स्कूल और कॉलेजेस में अगर हम करियर कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स। करियर का मतलब ही हो गया कि आप अपना जॉब किस फील्ड में करते हो, तो उसके लिए आपके पास चॉइसेस इंटेलिजेंट कर सकें, तो ये तो सही है। या फिर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स, बिल्कुल। इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज टू स्टूडेंट्स, तो ये तीनों चीज़ें जो कि पढ़ाई के सिवाय बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना करियर अच्छा बना सकें, तीनों की तीनों ज़रूरी है, तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज व्हाट? प्लेटो के हिसाब से एजुकेशन का मेन रोल क्या है? टू डेवलप पावर ऑफ कंटेम्पलेशन, टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, टू स्ट्रेंथन द स्टेट। डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की तीनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बढ़ाना, कंटेम्पलेशन के पावर को भी डेवलप करना, और स्टेट जो है पर्टिकुलर स्टूडेंट का उसको भी स्ट्रेंथन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डेमोक्रेटिक सोसाइटी अप्रोप्रिएटली? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसी होती है? फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड justice, respects the enlightened individuals, believes in equal educational opportunity. So definitely all of the above, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर आ जाता है इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ये सब कुछ फॉलो करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल के बीच में कह सकते हैं अवेयरनेस होना चाहिए, और हर एक के अंदर अवेयरनेस को वो रिस्पेक्ट करें, और एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। The major responsibilities with which the school personnel have been entrusted is that, मतलब स्कूल का कोई भी काम, जो भी काम करने वाले हैं स्कूल के अंदर, जो भी वर्कर्स हैं, उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? It harmonizes the needs of child and demands of the society for the benefit of both. It makes the child able to get a job. It prepares the school program according to the need of the child. So very clear answer. यहाँ पर जॉब शॉप की बात तो होगी ही नहीं, जो चाइल्ड की डिमांड है और जो सोसाइटी की डिमांड है, दोनों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हुए चलें। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली बाय व्हाट? क्लासरूम में डिसिप्लिन कैसे बनाए रखी जा सकती है? नोइंग द काउज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विद द स्टर्न हैंड, मतलब पहले तो पता करना चाहिए क्लासरूम में डिसिप्लिन क्यों नहीं है, और फिर उसको स्टर्न हैंड के साथ हैंडल करना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम विच इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, या फिर टू पुटिंग ऑन फैंसी क्लोथ इन द क्लासरूम? डेफिनेटली नो, फैंसी क्लोथ्स वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। पहले रीज़न फाइंड आउट करो और उसको फिर उसी हिसाब से सॉल्व करो। अ टीचर इन द क्लास इज़ व्हाट? द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, अ लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप। देखो टीचर जो है हमेशा वो गाइड होता है, और जो गाइड होता है वही लीड करते हैं। सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल और कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू व्हाट? एक स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन कैसी दी जा रही है, उसकी कैसी क्वालिटी है, वो क्या चीज़ें आपको बता सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग इतनी बढ़िया है। मैन पावर, टीचर्स एंड प्रिंसिपल अवेलेबल, या फिर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स? सो वेरी क्लियर आंसर अगेन, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट भी टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर शुड स्टडी एजुकेशन फिलोसफी, बिकॉज टीचर को एजुकेशनल फिलोसफी भी पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज दे डू नॉट नो इट, क्योंकि उनको पता नहीं होता, या फिर दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, या फिर फिलोसफी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन, या फिर दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लेरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। सो वेरी क्लियर अगेन। देखो उनको नहीं पता है इसलिए हम तो नहीं पढ़ाएंगे, या फिर वो अपनी खुद की फ़िलॉसफी बढ़िया बना लें, या फिर डिसिप्लिन, जितनी भी डिसिप्लिन है उसके लिए फ़िलॉसफी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। फ़िलॉसफी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। सो डी विल बी द राइट आंसर। एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट्स द नॉर्म्स ऑफ व्हाट? एक इफेक्टिव टीचर
क्या किन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लीजिस फेयर सोसाइटी, या फिर ऑटोक्रेटिक सोसाइटी। सो तीनों की तीनों ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। सो डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, मतलब सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एजुकेशन एक्सपीरियंसेस, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, राइट। सो यहाँ पर आपका प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्लान करना कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें हर एक स्टेप पे देखी, देन ओनली दे कैन इम्प्लीमेंट इट। अ टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर टीचर अपने स्टूडेंट से पहली बार मिल रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ही शुड स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट्स लाइक्स और डिसलाइक्स, डेवलप रैपर्ड विद द क्लास, और गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट। सो डेफिनेटली फर्स्ट को छोड़कर और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या है, अब ऐसा नहीं है ना कि जो स्टूडेंट को कुछ भी पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, वो बिल्कुल ना जानना। उनके साथ जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको उनके लाइक्स और डिसलाइक्स में पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ जाओगे। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड थर्ड दोनों ही होगा। While dealing with juvenile delinquents, a teacher should dash, क्या करना चाहिए टीचर को, play with them with filthy sex jokes, या फिर talk with them frankly and guide and channelize their potentialities in constructive way, complain to the principal against them। वेरी क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर 2, उनके साथ फ्रैंकली बात करना चाहिए ताकि वो अपने पॉइंट्स को आपके साथ रख सके, उनको गाइड करना चाहिए, और उनको उनकी पोटेंशियल के बारे में, उनकी जो पावर है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, ताकि वो उस एरिया पे और भी अच्छा वर्क करके अपने करियर के सही चॉइस को समझ सकें। इन द फाइनल एनालिसिस, टीचर मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ डैश। जब फाइनल एनालिसिस की बात करें तो टीचर को क्या क्या सोचना चाहिए, अ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड एवेलुएटिंग द लर्निंग, या फिर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ टू द पीपल, हियरिंग द रेसिटेशन ऑफ पीपल। सो वेरी क्लियर आंसर। जब आप पूरा चीज़ पढ़ा रहे हो, फाइनल में आप उनको एक्टिविटीज़ दे दो, ठीक है, ताकि वो उन चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकें। बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन, अ टीचर शुड वॉट, मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए इंस्ट्रक्शंस देने से पहले, ही शुड नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज, मतलब कि उनके पास अभी क्या नॉलेज है प्रेजेंटली और उनकी बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, या फिर बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल। वेरी क्लियर आंसर अगेन, ऑल ऑफ द अबव विल बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टीचर को क्लास में स्टार्ट करने से पहले अपने स्टूडेंट के नॉलेज जो अभी उनके पास है और उनके बैकग्राउंड नॉलेज को समझे, राइट। स्टूडेंट्स के माइंड में इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या चल रहा है वो भी समझे, और उनकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से भी काम करें। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स विच अ टीचर कैन यूज़ इन द क्लास टू ब्रिंग होम टू द पीपल एन आइडिया और पॉइंट इज टेक्निकली कॉल्ड डैश। अब आपको बताना है एक तरीके का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, विच अ टीचर कैन यूज़ इन द क्लास। एक टीचर अपने क्लास में ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करे ताकि वो टेक्निकली वो पॉइंट को समझा सके। तो उसको क्या कहेंगे, टीचिंग स्किल कहेंगे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी कहेंगे, या डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। डेफिनेटली इट इज़ अ कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।